हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 भूगोल विषय का चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप यानी मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो 3 प्रमुख स्थल रूप माने जाते हैं पृथ्वी में। एक मतलब जो बड़े स्थल रूप हैं, जो सबसे बड़े स्थल रूप हैं 3 हैं: पर्वत, पठार, मैदान। तो पर्वत, पठार, मैदान ये कक्षा 6 की भूगोल में भी दिया हुआ है, तो उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसमें कंटेंट लिखा हुआ है। स्थल रूप यानी कि लैंडफॉर्म कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ देखिए कुछ बढ़िया डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहाड़ी, इंग्लिश में कहते हैं हिल्स। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो 600 मीटर से अधिक अगर है तो उसे हम कहेंगे पर्वत। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो 8000 से मीटर से ऊंचे हम हिमालय के नाम बोल सकते हैं। उसमें आपने इसमें से कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। ठीक, जहाँ कहीं फैक्ट मिले फैक्ट और कहीं स्टेटमेंट वाला मिले स्टेटमेंट, यानी पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन, फैक्ट बाय फैक्ट देखना है। हर लाइन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो आंतरिक प्रक्रिया या प्रथम प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहते हैं उत्थान, और कहीं धंस जाती है तो कहते हैं अवतलन। देखिए ये पृथ्वी के अलग अलग स्थल रूप दिखाए, विभिन्न स्थल रूप। तो देखते हैं क्या क्या स्थल पे क्या क्या रूप हैं। एक तो पर्वत है। मानचित्र वाले चैप्टर में हम पढ़े थे कि पर्वत को दिखाया जाता है भूरे रंग से। पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी जब कई पर्वत एक सीरीज में लगी रहती हैं तो कहते हैं पर्वत श्रृंखलाएं। फिर 2 पर्वतों के बीच के मैदानी भाग को कहते हैं घाटी है। पहाड़ी ये है, 600 मीटर से छोटी है तो पहाड़ी है, और 600 मीटर से ऊंची है, खड़ी ढाल वाली है तो उसे पर्वत का नाम देते हैं। ये पठार है, जो आसपास की ज़मीन से ऊंची है किंतु ऊपर जाकर के प्लेन है तो पठार कहलाती हैं। नीचे ये सारा मैदान है। मैदान को हरे से दिखाते हैं, पठार को पीले से दिखाते हैं मानचित्र में। जल मंडल को, हम जल भंडार को नीले से दिखाते हैं। ये झील दिख रहे हैं, नदियाँ आ रही हैं, सहायक नदी। स्थल संधि क्या होता है? जैसे ये बड़ा सा स्थल ये है और एक स्थल ये है, तो 2 स्थल भागों को जोड़ने वाला संकरा स्थल उसे कहते हैं स्थल संधि। नदी मुहाना, यानी जहाँ नदी अपना पानी गिराती है उसे कहते हैं नदी मुहाना। डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति का मैदान जो नदी के मुहाने के पास बनता है, डेल्टा कहलाता है। वितरिका मुख्य नदी से निकली हुई एक धारा, उसको कहते हैं वितरिका। प्रायद्वीप 3 ओर से जल से घिरा हुआ स्थलखंड प्रायद्वीप है। जल संधि एक पतला जल मार्ग जो 2 बड़े जल राशियों को जोड़ता है। द्वीप ऐसी भूखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है वो द्वीप है। ठीक है। दूसरी एक हम देखिए आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया से कहीं पे पृथ्वी पे ऊपर उठ जाता है पृथ्वी तो कहीं धंस जाता है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है, यानी पृथ्वी के अंदर से जो आंतरिक प्रक्रिया है उससे भी स्थल रूपों का निर्माण होता है। और बाह्य प्रक्रिया में क्या होता है? स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह के टूटकर
घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा देखिए ये अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार, मैदान में वर्गीकृत कर सकते हैं। आओ पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। ठीक, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उसे हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ये पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया समझा रही है कि जैसे एक कागज है तो यहाँ से बल पड़ा और यहाँ से बल पड़ा, तो इसमें क्या हो, विरूपण पैदा हो गया, एक वलन पैदा हो गया, तो इससे वलित पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे कहते हैं श्रृंखला, यानी कि सीरीज, चैन। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स, एंडीज। हिमालय एशिया में, आल्प्स यूरोप में, एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। वलित पर्वत जैसे हिमालय, भूपर्पटी वलित पर्वत, ये बन गए हिमालय। ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ओहो, मोनाकी पर्वत पूछ ले। मोनाकी पर्वत कहाँ है? तो हवाई द्वीप पर है, यूएसए में, और प्रशांत महासागर में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे पूछ सकते हैं बीपीएससी में कि मोनाकी पर्वत कहाँ है। तो प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप है यूएसए का, जो कि 50वां प्रांत भी है यूएसए का, तो वहाँ पे है मोनाकी पर्वत, और इसकी ऊंचाई जो है वो गजब 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंचा है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो वलित पर्वत बनता है। जब किसी स्थल खंड का कोई हिस्सा नीचे धंस जाए तो उससे बनता है भ्रंशोत्थ पर्वत, और ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा का निक्षेपण होता है उससे बनता है ज्वालामुखी पर्वत। तो वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ये 3 प्रकार के पर्वत हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है।
ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो यूराल पर्वत भी वलित पर्वत हैं। अपलेशियन यूएसए का वलित पर्वत है, लेकिन बहुत पुराने हैं ये। और विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है अरावली पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हॉर्स्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राबेन कहा जाता है। ठीक है, फिर से, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हॉर्स्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो राइन घाटी भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। वासजेस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। तो राइन घाटी, वासजेस पर्वत। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए। इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ उदाहरणों का पता लगाइए। देखिए जो नीचे धंस गई तो वह है द्रोणिका भ्रंश, जो ऊपर है वह है उत्खंड भ्रंश, इसे कहते हैं हॉर्स्ट और इसे कहते हैं ग्राबेन। ये नीचे धंस गई, तो जो नीचे धंस गया सब द्रोणिका भ्रंश है। और भारत में जैसे नर्मदा है, दामोदर है, तापी है, ये अपने भ्रंश घाटी में ही प्रवाहित होती हैं। फिर तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, और जापान का फ्यूजियामा इस पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि पर्वतों के प्रचलित खेल कौन कौन से हैं। पर्वतों के प्रचलित खेल, जैसे क्वेश्चन ऐसे बनाए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों पे खेला जाने वाला खेल नहीं है। तो कौन कौन सा खेला जाता है वो तो पता रहे। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों में खेले जाते हैं? चलिए ठीक है। अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। लावा, बम ये सब बाहर निकल रहे हैं। ज्वालामुखी राख, भाप और गैस युक्त बने
पदार्थ, बादल, लावा और बम निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक, किनारों से निकलती पिघलती चट्टानों की किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। ठीक है, तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत बना हुआ है। दो एग्जाम्पल दिया हुआ था, अफ्रीका में किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, और जापान में फ्यूजियामा, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। अब पठार, पर्वतों पे जो खेल थे, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग। चलो, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होती है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होती है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होती है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान होती है, सपाट होती है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, एग्जाम में पूछ सकता है, पूर्वी अफ्रीकी पठार किन देशों में है? केन्या, तंजानिया, युगांडा। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। ये पुराने हैं। तो भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। फिर पूर्वी अफ्रीकी पठार मतलब कि केन्या, तंजानिया, युगांडा, और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। इंपॉर्टेंट, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, छोटा नागपुर पठार पर। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, मैदान, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं।
अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसी नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। एक प्रदूषित नदी। स्वच्छ भारत मिशन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रस्सी से बना पुल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। देखिए, रस्सी से बना पुल एक है प्राकृतिक पुल। प्राकृतिक पुल जो है उसके लिए प्रसिद्ध है मेघालय। एक बार आईएएस में पूछा भी गया था कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पे प्राकृतिक पुल पाए जाते हैं। प्राकृतिक पुल क्या है कि वहाँ पे एक विशेष प्रकार के वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ें, लताएं एक दूसरे से गुथ करके पूरा उसको जोड़ जोड़ करके एक लंबा सा पुल बना देते हैं। और उसकी खास बात ये होती है कि समय के साथ में वो और ज़्यादा मजबूत होता जाता है और सैकड़ों सालों तक चलता रहता है, तो प्राकृतिक पुल कहलाता है। वो मेघालय में है। और यह रस्सी से बना पुल तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जा रहा है रस्सी के पुल। तो पूछ ले रस्सी के पुल के लिए क्या प्रसिद्ध है, कहाँ कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन पूछे प्राकृतिक पुल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? मेघालय। और यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक साल पूछा भी है ये क्वेश्चन, ये वाला मेघालय वाला प्राकृतिक पुल वाला। रेगिस्तान में जीवन ऐसा है कि लोग नोमैडिक जीवन बिताते हैं, यानी कि ग्रुप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने पशुओं के चारा के लिए और भोजन की तलाश में, जल की तलाश में भ्रमण करते हैं। उनके समूह को कारवां कहा जाता है। ये डल झील में ऐसे हम नौगमन देख सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील टिटिकाका है, जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर पाया जाता है। जंगलों का जीवन ऐसा होता है कि ऊंचाई पे थोड़ा सा जाकर के
घर को बनाते हैं ताकि पानी से, बाढ़ से सुरक्षा हो सके। मेघालय में ऐसे घर देखे जा सकते हैं। ये पहाड़ों पे ऐसे घर के प्रतिरूप जो हैं, आवास प्रतिरूप इस प्रकार के देखे जा सकते हैं। असम के बागानों में ऐसे ढलान पे कृषि देखी जा सकती है। और बागानी फसलों में चाय और कहवा मुख्य रूप से आता है। फिर घर के ऐसे प्रतिरूप देखे जा सकते हैं कि कहीं कहीं छिटके विकिरणित आवास। ये स्टीमर चल रहा है। फिर ऐसे पर्वतों की घाटियों में देख सकते हैं कि जैसे गुज्जर बकरवाल, ये दो जो जनजातियां हैं जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती हैं, वो पहाड़ों पे अपना ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है, ये भी आ चुका है यूपीएससी में। ऋतु प्रवास मतलब कि सर्दी और गर्मी, शीत और ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से जब जनजातियां पहाड़ों से घाटियों की ओर या घाटियों से पर्वतों की ओर जाती हैं अपने पशुओं के चारा के लिए और भोजन इत्यादि के लिए, तो उसे हम कहते हैं ऋतु प्रवास। प्रमुख स्थल रूप कौन से हैं? पर्वत, पठार, मैदान, सबसे प्रमुख ये हैं। बाकी और भी बहुत सारे हैं। जैसे हम, अच्छा, एक होता है प्राथमिक स्थल रूप, जैसे महासागर, महाद्वीप। एक है द्वितीयक स्थल रूप, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। एक है तृतीयक स्थल रूप, जो इन द्वितीयक लक्षणों से बनते हैं, जैसे कि डेल्टा या कुछ और चीज़ें, डेल्टा हो गया, है ना, ज्वार नदमुख हो गया। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? पर्वत सामान्यतः 600 मीटर से ऊंचा उठा हुआ एक, उसका शीर्ष तीक्ष्ण हो, तीखा हो, संकरा हो, आधार चौड़ा हो, उसको पर्वत कहते हैं। पठार क्या है? आसपास की भूमि से ऊंचा किंतु ऊपर जाके समतल हो, उसकी ढलान जो है मतलब खड़ी ढाल हो, पठार है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? एक वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और भ्रंशोत्थ पर्वत। वलित पर्वत में आल्प्स, एटलस, हिमालय, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। भ्रंशोत्थ पर्वत में राइन घाटी, वासजेस पर्वत, भारत में सतपुड़ा, वलित में जो पुराने वलित में एग्जाम्पल देखें, अपलेशियन, अरावली और यूराल। ज्वालामुखी पर्वत में अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, जापान में फ्यूजियामा। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? पर्वत जो है वो जल के बहुत बड़े प्रचुर स्रोत होते हैं। वहाँ पे वन संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हमको बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं, जैसे रेजिन, गोंद, कुछ और भी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं विभिन्न प्रकार की, वो पाए जा सकते हैं। कई पर्वतीय जीव जंतु हैं वो मिलते हैं, और ये पवनों को रोक करके बाधा के रूप में काम करते हैं, जिससे बारिश कराने में उपयोगी होते हैं। कई स्थान पे ये, जैसे हिमालय है तो साइबेरियन के क्षेत्र से आने वाली ठंडी पवनों को रोकते हैं, जिससे उत्तरी भारत की जलवायु अनुकूल रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं, उपयोगी हैं। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? पर्वतों के ढलान से जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो उसको अपरदित करते हुए आती हैं और निक्षेपण करती है अपने घाटियों में, जिससे मैदानों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्योंकि वे समतल होते हैं। मकान बनाना, सड़क बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आसान होता है। कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है। पानी के प्रचुर भंडार वहाँ देखे जा सकते हैं। नदियाँ होती हैं, उनसे नहरें निकाली जा सकती हैं। इस कारण से पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। क्यों? क्योंकि ढाल तीव्र होता है। मकान बनाना, सड़कें बनाना वो सब आसान नहीं होता है। खेती के लिए बहुत बड़ी ज़मीन नहीं मिल पाती है। पर्वत पठारों से भिन्न है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। ऊंचाई, ढाल, अभिमुखता। ऊंचाई देखें, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई के कारण।
ऊंचाई एक बड़ा कारण नहीं कह सकते हैं, ढाल एक बड़ा कारण कह सकते हैं। ढाल, उसमें ढाल तीक्ष्ण होता है, इसमें खड़ी ढाल होती है। अभिमुखता, तो इसमें ढाल जो है सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ऊंचाई में भी कुछ पठार ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे भी हैं। जैसे तिब्बत का पठार है, वो 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक है। बहुत सारे पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई उतनी नहीं है, तो ऊंचाई तो नहीं कहेंगे। अभिमुखता, हिमानी कहाँ पाई जाती है, तो पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है। यांगसी नदी कहाँ बहती है, चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यूरोप की है आल्प्स। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है एंडीज, जो इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना आदि देशों में फैली हुई है। रॉकीज है, जो कनाडा और यूएसए में मुख्य रूप से फैली हुई है। समतल भूमि वाले विस्तृत मैदान को, समतल भूमि वाले विस्तृत मैदान, विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स ये नवीन वलित पर्वत हैं। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है, श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। मैदान, मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।